कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें रेलवे के वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं मिलाई जाती हैं। आपसे पूछा है कि स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं मिलाई जाती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो लोहा, निकल और क्रोमियम को मिलाकर बनाया जाता है। इस मिश्र धातु की विशेषता है कि यह जंग नहीं लगने देता और चमकदार व मजबूत होता है। क्रोमियम धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर सतह पर क्रोमियम ऑक्साइड की एक पतली परत बनाती है जो लोहे को ऑक्सीकरण से बचाती है। निकल इस मिश्र धातु को मजबूती, लचीलापन और चमक प्रदान करता है। इसका उपयोग क्या है तो रसोई उपकरण में, चिकित्सा उपकरण में, मशीन पार्ट्स और निर्माण कार्य में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करता है। इस लैक्टिक अम्ल के बनने से दूध गाढ़ा होकर दही में बदल जाता है। यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। लैक्टोबैसिलस का उपयोग दही, चीज, योगर्ट और छाछ जैसी खाद्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। यह प्रोबायोटिक भी है जो आंतों के लिए लाभदायक होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस या एंटीबायोटिक बनाने में इसका उपयोग होता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। विब्रियो की बात करें तो यह हैजा रोग का कारक है। स्पाइरुलिना जो है सर्पिल आकार के जीवाणु होते हैं, सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र जल में घुलनशील विटामिन है जो कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और यह रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र जल में घुलनशील विटामिन है जो कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन B12 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम कोबालामिन है, एकमात्र ऐसा जल में विलीय विटामिन है जो लंबे समय तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है। अन्य जल में घुलनशील विटामिन जो है जैसे विटामिन सी और अन्य विटामिन बी समूह विटामिन शरीर में जमा नहीं होते और मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। विटामिन B12 शरीर में DNA संश्लेषण, लाल कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र को सुचारू कार्य के लिए आवश्यक है। इसका मुख्य स्रोत जो है मांस, मछली, अंडे, दूध, दही, पनीर आदि हैं। मुख्यतः पशु उत्पाद होते हैं। शाकाहारी व्यक्तियों को इसकी कमी की संभावना अधिक होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है लेकिन शरीर में संग्रहित नहीं होता। विटामिन के और डी दोनों वसा में घुलनशील हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाने वाला जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाने वाला जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा अर्धद्रव पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच पाया जाता है। इसमें विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाजी बॉडी आदि तैरते रहते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं का केंद्र होता है या एक पोषक तत्वों, एंजाइमों और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपसे जब किसी क्रिया या गति को किया जाता है तो पशुओं में अंतिम कार्य कौन सा ऊतक करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशीय ऊतक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेशीय ऊतक पशुओं के शरीर की सभी गतियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र कोई आदेश देता है तो उसे
से मांसपेशियां पूरा करती हैं, यानी अंतिम कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। पेशीय ऊतक संकोचन और विस्तारण द्वारा शरीर के अंगों को गति करवाते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो उपकला ऊतक या शरीर की बाहरी व आंतरिक सतह को ढकता है, सुरक्षा प्रदान करता है, गति नहीं करता। विभाजित ऊतक या पौधों में पाया जाता है, ना कि पशुओं में, इसलिए अप्रासंगिक है। संयोजी ऊतक की बात करें तो या शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने और समर्थन देने का कार्य करता है, गति नहीं कराता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। आपसे पूछा कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें, तो सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण वह दर है जिससे किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है, अर्थात प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन त्वरण है। वेग समय के साथ नहीं बदलता, वेग समय के साथ नहीं बदलता, इसका अर्थ है वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसलिए असमान गति जो दिया है यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है वेग समय के साथ बदलता है का अर्थ है वस्तु की गति असमान गति है, ना कि एक समान गति। और मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति में त्वरण जो है समान होता है, जो गुरुत्वीय जनित त्वरण, इसलिए इसे समान त्वरण कहते हैं, ना कि असमान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है, विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे गए। आपसे पूछा कि विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल में से हो सकता है, विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे गए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीबा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परंतु जो बाकी भी विकल्प है उनको भी ध्यान रखना है, या भी एग्जाम में पूछ लेता है। परंतु अमीबा जो है, अमीबा में द्विखंडन किसी भी दिशा या तल में हो सकता है। इस प्रक्रिया में अमीबा की कोशिका दो समान पुत्र कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, क्योंकि अमीबा का शरीर अस्थायी आकार का होता है और किसी निश्चित दूरी पर आधारित नहीं होता, इसलिए विभाजन किसी भी दिशा में संभव है। बाकी विकल्पों की बात करें तो लिस्मेनिया इसमें विभाजन लंबवत तल में होता है, क्योंकि इसका शरीर झंडेदार होता है। प्लाज्मोडियम इसमें बहुखंडन होता है, एक बार में कई कोशिकाएं बनती हैं। और हाइड्रा की बात करें तो यह कली बनाकर प्रजनन करता है, यह प्रोटोजोआ नहीं बल्कि एक बहुकोशिकीय जीव है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है। आपसे पूछा है कि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें पुंकेसर से आए परागकण का नर युग्मक अंडक के अंदर स्थित बीजांड के मादा युग्मक से मिल जाता है। इस संलयन से जाइगोट बनता है जो आगे चलकर बीज में विकसित होता है, इसलिए निषेचन के लिए आवश्यक है परागकण। नर प्रजनन कोश का होता है और दूसरा था बीजांड मादा प्रजनन कोश का। परागकण जो होता है नर प्रजनन कोश का होता है, बीजांड जो होता है मादा प्रजनन कोश का होता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो थैलेमस जो है फूल के भागों को जोड़ने वाला आधार है, निषेचन में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं। बाह्यदल की बात करें तो फूल की कली की सुरक्षा करते हैं, प्रजनन में भाग नहीं लेते। और पंखुड़ियां की बात करें तो कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती हैं पर निषेचन नहीं करती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जब हम बस में ड्राइवर की ओर मुंह करके खड़े होते हैं और बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है तो हम किस ओर गिरते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीछे की ओर। पीछे की ओर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब बस अचानक आगे बढ़ती है तो हमारे शरीर का निचला भाग पैर बस के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन ऊपरी भाग शरीर जड़त्व के कारण स्थिर रहना चाहता है। इस कारण हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे की ओर गिर रहे हैं। यह घटना न्यूटन के प्रथम गति नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इससे संबंधित है। तो कोई भी वस्तु यदि न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो है वह है, कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वह तब तक विराम में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। उदाहरण की बात करें, जब बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाती हैं, जड़त्व गति का है नियम से है। और जब बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, जड़त्व विराम के कारण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पाचन नालिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। आपसे पूछा कि पाचन नालिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो जब हम भोजन करते हैं तो वह शरीर में एक निश्चित क्रम से गुजरता है, जिसे पाचन नालिका यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है। भोजन की गति निम्नलिखित क्रम से होता है। सबसे पहले भोजन गति का पूरा क्रम जान लेते हैं। तो भोजन गति सबसे पहले मुंह से स्टार्ट होता है। उसके बाद कहाँ जाता है? तो मुंह से भोजन चबाया और लार के साथ मिलाया जाता है। उसके बाद कहाँ पहुंचता है? तो उसके बाद जो भोजन पहुंचता है वह ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी में क्या? तो भोजन ग्रास नली में भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है? तो ग्रसनी के बाद या ग्रास नली में पहुंचता है। कहाँ? तो यह ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली में भोजन पेस्टलाइज नामक संकुचन प्रसार की क्रिया से नीचे जाता है। उसके बाद कहां पहुंचता है? उसके बाद पहुंचता है अमाशय में। उसके बाद पहुंचता है आपका अमाशय में। अमाशय के बाद कहां जाता है? तो अमाशय में यह भोजन गैस्ट्रिक रसों के साथ मिलकर अर्ध द्रव रूप में बदलता है। उसके बाद पहुंचता है आपका अमाशय के बाद कहां पहुंचता है? तो अमाशय के बाद जो पहुंचता है वह पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद पहुंचता है आपका बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद पहुंचता है मलाशय में, फिर अंत में गुदा में। तो यहां पे जो दिया है मुंह किस में दिया? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में दिया, मतलब इसी दोनों में से सही होगा। उसके बाद है ग्रास नली। तो मुंह के बाद ग्रसनी में जाता है। तो ग्रसनी कौन सा दिया हुआ है? ग्रसनी नहीं दिया। तो ग्रसनी के बाद ग्रास नली, तो ग्रास नली में जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुंह के बाद ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, उसके बाद फिर मलाशय, फिर गुदा में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और यही क्रम सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपास्थि, अस्थि और रक्त, ये सभी जो है संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ट्रैकीड जो दिया है वाहिका, यह जो है या कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक के उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयोजी ऊतक जिसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं वह ऊतक हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने, बांधने, सहारा देने या समर्थन देने का कार्य करते हैं। मनुष्यों और अन्य जंतुओं में संयोजी ऊतक के प्रमुख उदाहरण है अस्थि, उपास्थि और रक्त। अस्थि जो है शरीर को कठोर ढांचा प्रदान करता है। उपास्थि लचीला सहारा देता है, जैसे नाक कान में। रक्त जो है द्रव संयोजी ऊतक है जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। बाकी विकल्प जो दिया है ट्रैकीड के बारे में, तो यह पशुओं में नहीं बल्कि पौधों में पाया जाता है। यह जाइलम का एक घटक है, जल परिवहन का कार्य करता है, इसलिए संयोजी ऊतक नहीं बल्कि पौधी ऊतक का भाग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मिश्रण से कोलाइड को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या आपसे पूछा कि मिश्रण से कोलाइड को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रीकरण कहा जाता है। अपकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मिश्रण को तेज गति से घुमाकर उसके घटकों को उनके घनत्व के आधार पर अलग किया जाता है, या विशेष रूप से कोलाइड जैसे दूध, रक्त, क्रीम आदि कणों को अलग करने के लिए प्रयुक्त होती है। इस प्रक्रिया में अपकेंद्रीय बल के कारण भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दूध से क्रीम निकालने के लिए, रक्त से प्लाज्मा और कोशिकाएं अलग करने के लिए, प्रयोगशालाओं में नमूनों को शुद्ध करने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किस में बना होता है। आपसे पूछा कि विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत अपघटनी शोधन का उपयोग धातुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो धातुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में एनोड जो है अशुद्ध धातु होता है, कैथोड में शुद्ध धातु। तो कैथोड शुद्ध धातु, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। कैथोड जो होता है शुद्ध धातु से बना होता है। विद्युत अपघटक विलयन धातु का लवण जैसे CSO4, ZnSO4 आदि होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु के धनायड एनोड से निकलकर विलयन में जाते हैं और फिर शुद्ध धातु कैथोड पर जम जाती है। उदाहरण के तौर पर तांबे के शोधन में एनोड अशुद्ध तांबा, कैथोड शुद्ध तांबा, इलेक्ट्रोलाइट तांबर सल्फेट विलयन। मुख्य बिंदु की बात करें तो विद्युत अपघटनी शोधन से तांबा, चांदी, सोना, जस्ता, टिन आदि धातुएं शुद्ध की जाती हैं। कैथोड शुद्ध धातु, एनोड अशुद्ध धातु। यह नियम हर बार समान रहता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मस्तिष्क का वह मुख्य
मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल भाग होता है। इसका प्रमुख भाग सेरिबेलम हो कहलाता है, जिसे सोचने, समझने, तर्क करने और निर्णय लेने का केंद्र माना जाता है। यह संवेदी अंगों जैसे नेत्र, कान, त्वचा आदि से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है और उत्तर देने का कार्य करता है। यह भाग स्मृति, भावनाएं, कल्पना और बुद्धि को नियंत्रित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है धावन सोडा का रासायनिक संगठन क्या है? आपसे पूछा है कि धावन सोडा का रासायनिक संगठन क्या है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट डेक्राहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेक्राहाइड्रेट। यह एक स्पष्टीय क्षारीय लवण है जो घरेलू उपयोग में कपड़े धोने, जल की कठोरता घटाने और कांच व साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। मुख्य बिंदु की बात करें, धावन सोडा Na2CO3 × 10H2O। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र जो है NaSCO3 है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है जो ऑप्शन में दिया है? तो फिटकरी के जो रासायनिक सूत्र है वह K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। यह भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसलिए बता दिया आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपट्टी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपट्टी पर मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। सोना एक अक्रिय धातु है जो आसानी से अन्य तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सल्फर आदि से यौगिक नहीं बनाती, इसलिए यह प्रकृति में अपनी शुद्ध या मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना अक्सर क्वार्ट्ज की चट्टानों या नदी की बालू में कड़ों या डेलों के रूप में मिलता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एल्युमिनियम जो अत्यधिक सक्रिय धातु, इसलिए यह बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O जैसे यौगिकों में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में नहीं। जिंक की बात करें तो जिंक ब्लेड या जिंकाइड के रूप में पाई जाती है। सोडियम या अत्यधिक सक्रिय धातु है और सोडियम क्लोराइड जैसे लवणों के रूप में पाई जाती है, मुक्त रूप से नहीं। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं जो है सोना, प्लेटिनियम, चांदी, तांबा हैं। ये सभी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। संयोजित अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता, सोडियम आदि हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध स्वरपत्र प्रयोग के माध्यम से परमाणु के नाभिक की खोज की। उन्होंने पाया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है और उसके केंद्र में एक धनात्मक आवेशित भाग होता है। नाभिक में परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान होता है। बाकी विकल्पों की बात तो नील्स बोर इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में सुधार करते हुए परमाणु की कक्षीय संरचना दी। जे थॉमसन इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और प्लम पुडिंग मॉडल दिया। जेम्स चैडविक इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया, नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में किया, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया और बोर का परमाणु मॉडल 1913 इलेक्ट्रॉनों की निश्चित कक्षाओं का सिद्धांत दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आवर्त सारणी का आध्यात्मिक तत्व ब्रोमीन किस भौतिक अवस्था में पाया जाता है? आपसे पूछा कि आवर्त सारणी का आध्यात्मिक तत्व ब्रोमीन किस भौतिक अवस्था में पाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव अवस्था में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका रंग लाल भूरा होता है और यह एक तीव्र गंधयुक्त विषैली द्रव है। यह आसानी से वाष्पित होकर लाल भूरे धुएं का निर्माण करती है। तो तत्व का नाम है ब्रोमीन। भौतिक अवस्था जो द्रव में, रंग होता है लाल भूरा, समूह है 17वां हैलोजन समूह। विशेष तत्व की बात करें एकमात्र अधातु द्रव्य तत्व है। अन्य द्रव तत्व की बात करें तो पारा ब्रोमीन है, पारा धातु है, ब्रोमीन अधातु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? आपसे पूछा किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मॉस यूनिट।
किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए इसे किलोग्राम या ग्राम जैसी बड़ी इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जाता। इसकी माप के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट जिसे एएमयू का प्रयोग किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है? तो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 गुणे 10⁻⁻27 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। 27 किलोग्राम होता है, ध्यान रखिएगा। एक क्या है? तो एक एएमयू बराबर इलेक्ट्रॉनिक मास यूनिट बराबर होता है यार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन समान रूप से पाया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन जो है सामान्य रूप से पाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल कुछ बहुकोषीय जीवों में। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये जो भी प्रश्न है ये रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है, तो इन लोग का आंसर ध्यान रखना है आपको। खंडन एक प्रकार की अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। इसमें कोई बहुकोषीय जीव अपने शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में इसमें कोई बहुकोषीय जीव अपने शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए संपूर्ण जीव के रूप में विकसित हो जाता है। यह प्रक्रिया कुछ विशेष बहुकोषीय जीवों में पाई जाती है, विशेष रूप से स्पाइरोगाइरा, प्लानिरिया और कुछ समुद्री तारे में। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो भी कुछ जानते हैं इस प्रश्न से उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।